हे गाइस, वेलकम बैक टू उत्तराखंड जी के ऑनलाइन कोर्स। तो देखिए दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर हमारे यहाँ पे चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने पहले भाग में देखा उत्तराखंड राज्य के जो परंपरागत आभूषण थे, परिधान थे, वो कैसे थे। इसके साथ साथ हमने उसमें ये भी देखा भोटिया जनजाति जो कि आभूषणों को काफ़ी पसंद करती है, कोई भी जनजाति करती है, तो उनके आभूषणों के नाम देखे हमने। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो पहला वाला। आज भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस सेशन का, जिसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य की प्रमुख लोक धार्मिक यात्राएं जो होती हैं, देव यात्राएं होती हैं, या जिनको यात्राएं कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, धार्मिक यात्राओं को उत्तराखंड में यात्राएं या जात कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में जो सबसे प्रचलित या महत्वपूर्ण प्रसिद्ध देव यात्राएं हैं, लाइक नंदा राजजात यात्रा और साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा। इसके साथ साथ कुछ स्थानीय देव यात्राएं भी होती हैं, साथ ही एक सामाजिक यात्रा का भी हम उल्लेख करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है दोस्तों, ना केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक उत्तराखंडी होने के नाते आपको अपनी सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे उत्तराखंड जीके में हमारा प्रमुख धार्मिक यात्राएं या देव यात्राएं। तो धार्मिक यात्राएं, देव यात्राएं, देखिए दोस्तों, उत्तराखंड आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड का जो नाम है देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो देवभूमि में प्राचीन समय से ही ऐसी धार्मिक या देव यात्राओं का प्रचलन रहा है। वो स्थानीय गांव के आधार पे हो, या हम बोल सकते हैं एक लंबी या एशिया की सबसे बड़ी लंबी यात्रा, पैदल यात्रा, नंदा राजजात यात्रा। इसके साथ साथ मैं बोलूँ अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा, हालांकि कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रचलन बहुत प्राचीन समय से था, भोटिया व्यापार वगैरह जब होता था, लेकिन आज वर्तमान समय में स्वरूप थोड़ा बदल गया है। आज हमारा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है उसमें हम थोड़ा यात्रा पथ जो है वो गाड़ियों के द्वारा भी तय करते हैं। उसके बाद पैदल यात्रा तो काफ़ी कम हो गई है। आज बीआरओ ने जो रोड है वो काफ़ी अंतिम छोर तक भी पहुंचा दिया, काला पानी तक लगभग लगभग रोड पहुंच चुकी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों से। ठीक है, तो यात्रा का पथ कम हुआ है, लेकिन आस्था उतनी ही है। आज भी हम देखते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा में यात्रियों का जो कारवां है लगातार उत्तराखंड की धरती में प्रवेश करते रहता है। ठीक है, तो पूरे यहाँ पे हम जानेंगे आज नंदा राजजात यात्रा का क्या महत्व है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में कौन कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। कुल मिलाकर आज के इस टॉपिक में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण की पॉइंट है वो दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही आप समझेंगे भी ये यात्राएं क्या हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य की जो प्रमुख धार्मिक यात्रा है, उसमें नाम आता है कैलाश मानसरोवर यात्रा का। कैलाश मानसरोवर यात्रा की मैं बात करता हूँ दोस्तों, उत्तराखंड में टोटल लेंथ है कैलाश मानसरोवर यात्रा की 209-210 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इतने कन्फ्यूजिंग फैक्ट कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ये आपको एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। लगभग 209 किलोमीटर के आसपास उत्तराखंड में रूट है हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा का, यहाँ से होकर गुजरती है। क्योंकि यात्रा शुरू होती है दिल्ली से यात्रा शुरू होती है, तो दिल्ली से होते हुए आते हैं यात्री, यात्रा मुरादाबाद पहुँचते हैं, रामपुर पहुँचते हैं, उसके बाद हमारा रुद्रपुर हल्द्वानी से प्रवेश कर जाती है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, अब उत्तराखंड राज्य में जैसे प्रवेश करती है यात्रा, तो उत्तराखंड में इसका जो टोटल यहाँ पे पथ है वो 209 किलोमीटर का दोस्तों। इसीलिए हमारी सबसे लंबी यात्रा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें हम गाड़ियों का भी प्रयोग कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो यात्रा है हमारे राज्य में 209 किलोमीटर ही आ रही है टोटल। जो आप कंपेयर टू हमारे नंदा राजजात यात्रा दोस्तों, तो ये 280 किलोमीटर की नंदा राजजात यात्रा। ठीक है, तो एशिया की भी सबसे बड़ी पैदल यात्रा है नंदा राजजात यात्रा। अब एशिया की है तो भारत की तो होगी होगी दोस्तों। ठीक है, नो डाउट। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा कैलाश मानसरोवर का हम इतिहास देखेंगे दोस्तों। कैलाश मानसरोवर का उल्लेख दोस्तों बहुत से प्राचीन ग्रंथों में मिलता है हमारे। कैलाश मानसरोवर प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण पौराणिक और हिंदू धर्म का आस्था स्थल रहा है दोस्तों। जैन धर्म की मैं बात करूँ, जैन धर्म के भी हमारे बहुत से बोला जाता है कि यहाँ पे जो प्रवर्तक हुए उनमें से कुछ एक प्रवर्तक हमारे कैलाश यात्रा पे गए थे, और जैन धर्म में कैलाश को अष्टापद बोला गया। जैन धर्म में कैलाश को अष्टापद नाम से संबोधित किया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। वहीं बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में मानसरोवर जो झील थी, मानसरोवर झील है, उस झील को अनवतप्त बोला गया है, अनवतप्त। ठीक है, अनवतप्त नाम से संबोधित किया गया मानसरोवर झील को, किसमें? बौद्ध धर्म में, बौद्ध साहित्यों में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है। तो कैलाश मानसरोवर की वैसे मैं बात करूँ तो अनेक ट्रैक या रूट है कैलाश मानसरोवर के। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, कैलाश मानसरोवर हम नेपाल के रास्ते भी जा सकते हैं। ठीक है, सिक्किम के रास्ते भी जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा उत्तराखंड वाला मार्ग है वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर बात करें जो हमारा मानस खंड है, मानस खंड में बोला गया कि काली नदी के तट से होकर कैलाश मानसरोवर तीर्थ जाने का एक बहुत ही खूबसूरत मार्ग है। ये हमारा मानस खंड में भी बोला गया है। इसीलिए दोस्तों कुमाऊं प्रदेश को मानसरोवर यात्रा के कारण ही मानस खंड बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण। आज आपको पता चला होगा जो मानस खंड नाम है
क्यों है हमारे कुमाऊं क्षेत्र का, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र का नाम केदारखंड क्यों है, क्योंकि केदार यात्रा हो रही है वहाँ पे, केदारनाथ जी वहाँ पे विराजमान है, ठीक है। केदार भूमि है ना वो, वैसे ही मानस भूमि यानी कि मानसरोवर की भूमि है कुमाऊं क्षेत्र, यहीं से ट्रैक होकर गुजरता है, इसीलिए इसको स्कंद पुराण में मानस खंड बोला गया कुमाऊं क्षेत्र को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यात्रा बहुत लंबी है दोस्तों, दिल्ली से नवी ढांग तक आती है। भारत में इसका अंतिम पड़ाव है नवी ढांग। हालांकि लिपुलेख दर्रा दोनों के बीच में, भारत तिब्बत के बीच में लिपुलेख दर्रा है, लेकिन लिपुलेख दर्रा को एक मानव आवासीय बस्ती नहीं है। लिपुलेख दर्रा तो एक पास है ना। अगर क्वेश्चन ये बनेगा आपका एग्जाम में, कैलाश मानसरोवर यात्रा में अंतिम यात्रा पड़ाव कौन सा है, तो नवी ढांग हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नवी ढांग में कुछ एक यहाँ पे आबादी देखने को मिलती है हमें, मतलब कुछ परिवार बसे हुए हैं वहाँ पे। तो भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर बसा हुआ नवी ढांग जो है दोस्तों, वो कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव है, ठीक है, आपको याद रखना है। यात्रा का आयोजन कौन करवाता है, क्वेश्चन बन चुका है कई बार। तो जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों, इसका आयोजन करवाता है कुमाऊं मंडल विकास निगम, ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के जितने टीआरसी वगैरह होते हैं ना, तो यात्रा के पड़ावों में यात्री यहीं पे हमारे क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। इसके साथ साथ उनका मेडिकल चेकअप होते रहता है हर जगह पे, ताकि उतने हाइट की या एल्टीट्यूड पे वो जो जा रहे हैं, तो क्या वो अंदर से मेडिकली फिट है, कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके लिए ज़्यादा यहाँ पे मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है या ज़्यादा मुसीबत दे सकती है। तो बहुत बार रूटीन चेकअप वगैरह होता है दोस्तों। और स्पेशली इस यात्रा का महत्व क्यों है, स्पेशली यात्रा का महत्व ओम पर्वत के दर्शन। ओम पर्वत जो है हमारे तिब्बत में ही आ जाता है, मानसरोवर जो झील है वो भी तिब्बत क्षेत्र में आ जाते हैं, और तिब्बत वर्तमान में चाइना के आधिपत्य क्षेत्र में है। तिब्बत की साइड से हम देखें तो चाइना ने बहुत खूबसूरत वहाँ पे सड़क का निर्माण कर दिया है, मतलब चाइना रोड ला चुका है। भारत भी इसमें प्रयासरत है, और काला पानी के लगभग लगभग, जो कि आज कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, काला पानी कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना अभी हाल में, आपने सुना होगा, भारत नेपाल के बीच में तनाव रहा इस क्षेत्र में, ठीक है। तो काला पानी जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर बीआरओ के द्वारा प्रयास किया जा रहा है रोड पहुँचाने का, अच्छी रोड यहाँ पे, मजबूत रोड, ताकि अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता है कन्फ्लिक्ट वगैरह भी, तो हमारी सेनाएं जो है तो सही वहाँ पे, लेकिन सेनाओं का जो अन्य उपकरण है या अत्याधुनिक साधन है वो भी वहाँ पर रोड मार्ग से पहुँचे, और कुछ ऐसा हमें फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो काफ़ी सेंसिटिव प्लेस है यहाँ पे, हमारा लास्ट जो बॉर्डर है काला पानी। तो दिल्ली से यात्रा शुरू होती है दोस्तों, तो ओम पर्वत, मानसरोवर, राक्षस ताल। राक्षस ताल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मानसरोवर झील के साथ ही जुड़ी हुई है राक्षस ताल भी, ठीक है। अब जो हमारी यात्रा है, थोड़ा इसके पड़ाव देख लेते हैं। दिल्ली से यात्रा शुरू होती है दोस्तों, दिल्ली से यात्रा पहुंचती है रामपुर, रामपुर से यात्रा पहुंचती है हल्द्वानी, हल्द्वानी से यात्रा पहुंचती है भवाली, भवाली से यात्रा पहुंचती है अल्मोड़ा दोस्तों, अल्मोड़ा से कौसानी, कौसानी से बागेश्वर, बागेश्वर से चौकोड़ी, एक फेमस प्लेस है, चौकोड़ी से डीडी हाट, डीडी हाट से जौलजीबी, जहाँ पर गौरी काली का संगम होता है, और जहाँ पर दोस्तों जौलजीबी का मेला लगता है। जौलजीबी के बाद धारचूला, जो कि अंतिम तहसील है देखा जाए तो पिथौरागढ़ जनपद की। धारचूला के बाद दोस्तों तवा घाट, तवा घाट भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। तवा घाट में दोस्तों इसको नोट कर लीजिए आप, काली नदी और पूर्वी धौली का संगम होता है, काली प्लस पूर्वी धौली का संगम होता है तवा घाट में, ठीक है। धौली गंगा परियोजना भी है यहाँ पे। फिर तवा घाट से दोस्तों हमारा आ जाता है नारायण आश्रम। नारायण आश्रम का क्वेश्चन कई बार बना है एग्जाम में आपका, तो नारायण आश्रम में यात्री विश्राम करते हैं। नारायण आश्रम बना था 1936 में स्थापित हुआ था ये, ठीक है। नारायण आश्रम के बाद जो अगला पड़ाव होता है बूंदी, बूंदी नामक पड़ाव होता है, ठीक है। बूंदी के बीच में दोस्तों गरब्यांग आता है, गरब्यांग, गरब्यांग के बाद छियालेक आता है दोस्तों, छियालेक के पास दोस्तों हमारा काला पानी आता है, जहाँ से काली नदी का उद्गम है, काला पानी, यहीं पर विवाद हो रहा है। काला पानी के बाद लास्ट हमारा मानव बस्ती वाला क्षेत्र आता है नवी ढांग, नवी ढांग, ठीक है। नवी ढांग के बाद भैया आ जाता है हमारा लिपुलेख दर्रा। अब एक तरफ तिब्बत है, एक तरफ हम लोग हैं, तो नवी ढांग से केवल 8 किलोमीटर आगे लिपुलेख दर्रा है। नवी ढांग से 8 किलोमीटर आगे लिपुलेख दर्रा है, यानी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का महत्वपूर्ण बिंदु है लिपुलेख दर्रा। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, कौन से दर्रे से होकर ये यात्रा गुजरती है, तो लिपुलेख दर्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है दोस्तों कैलाश मानसरोवर पूरी यात्रा, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों आपको पता है काठमांडू से भी हो सकती है, और 209 किलोमीटर उत्तराखंड में इसकी टोटल लेंथ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन निकल कर आता है एग्जाम में, मालपा की घटना हुई थी एक, ठीक है। मालपा भी इसी बीच में पड़ता है दोस्तों हमारा। तवा घाट से जब हम नारायण आश्रम पहुंचते हैं, नारायण आश्रम के बाद ऊपर को जब बूंदी वगैरह जाते हैं ना, तो गरब्यांग वगैरह के बीच में मालपा नामक प्लेस पड़ता है, मालपा गाँव। मालपा की एक ट्रेजेडी हो गई थी 1998 में दोस्तों, 1998 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था एग्जाम में। मालपा में जो यात्री पड़ाव है दोस्तों, वहाँ पे कैलाश यात्री विश्राम करे थे, और रातों रात से हमारा केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी ना, केदारनाथ ट्रेजेडी की तरह वहाँ पे भी लैंड स्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, और 400-400 लोग उसमें
कालकल्पित हो गए दोस्तों। तो मालपा की घटना कब हुई थी? 1998, इसी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान ये हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा है दोस्तों। इसके साथ साथ कैलाश मानसरोवर के साथ साथ पिथौरागढ़ सीमांत जनपद में एक आदि कैलाश यात्रा का भी आयोजन करवाया जाता है। तो आदि कैलाश यात्रा है, ठीक है। मेन तो ये हो गया कैलाश मानसरोवर, इसी से मतलब संबंधित है, इन्हीं का अंश है आदि कैलाश यात्रा। तो कैलाश यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? तवा घाट। तवा घाट मैंने अभी आपको बताया ना, धारचूला से आगे का जो पड़ाव है, तवा घाट से हमारी आदि कैलाश यात्रा शुरू होती है। तवा घाट से फिर यात्रा हमारी पहुँचती है कहाँ पे? छियालेक इसका पॉइंट है नेक्स्ट। ठीक है, छियालेक के बाद हमारा हम पहुँचते हैं लास्ट प्लेस जोलिंग कोंग। जोलिंग कोंग यानी कि जोलिंग कोंग आदि कैलाश यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यहीं पे स्थित है आदि कैलाश जोलिंग कोंग। थोड़ा तिब्बती भाषा का प्रभाव देखने को मिल रहा है ना इस प्लेस में। जोलिंग कोंग नामक जो प्लेस है, यहीं पर आदि कैलाश स्थित है दोस्तों। ठीक है, और आदि कैलाश भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, लगभग कैलाश के समतुल्य ही है। और यहाँ पर एक फेमस ताल भी है दोस्तों, जिसको हम जानते हैं पार्वती ताल के नाम से। पार्वती ताल कहाँ है, क्वेश्चन अगर बनेगा आपका, तो पार्वती ताल की लोकेशन पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, और महेश्वर ताल अगर हमारा बनता है, पार्वती शिव पार्वती ना, महेश्वर जो है शिव का रूप ही है। महेश्वर ताल भी हमारा दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में है। पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थित है महेश्वर ताल। ठीक है, तो दोनों याद रखना हमने, महेश्वर और पार्वती ताल पिथौरागढ़ जनपद में। तो आदि कैलाश का अंतिम पॉइंट है जोलिंग कोंग। आदि कैलाश यात्रा शुरू होती है तवा घाट धारचूला से। ठीक है, तो ये हमारी हो गई महत्वपूर्ण कैलाश से संबंधित या भगवान शिव से संबंधित यात्रा। अब हम आएंगे दोस्तों उत्तराखंड की, मैं बोल सकता हूँ एक महत्वपूर्ण पहचान बनाने वाली यात्रा, या उत्तराखंड को एक बोल सकते हैं कि उत्तराखंड में सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध यात्रा जो प्राचीन टाइम से ही चली आ रही है दोस्तों, जिसका नाम है नंदा राजजात यात्रा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों नंदा राजजात यात्रा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा निकल कर बनता है। ठीक है, और नंदा राजजात यात्रा की हम बात करें दोस्तों, नंदा राजजात यात्रा एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा मानी जाती है। 280 किलोमीटर की यात्रा है दोस्तों नंदा देवी राजजात यात्रा। लगाइए आप, 280 किलोमीटर पैदल चला जाता है इसमें। इसके साथ साथ इसमें 21 दिन की ये यात्रा होती है। 19 पड़ाव इसमें होते हैं। पड़ाव का मतलब डेस्टिनेशन फिक्स होते हैं। 21 दिन तक यात्रा चलती है और 19 पड़ाव होते हैं इसमें यात्रा के दौरान। आज यहाँ पे पहुँचना है, कल यहाँ पे पहुँचना है। रात में यात्रा क्या करती है, आराम करती है। माँ का डोला इसमें ले जाया जाता है, नंदा देवी की एक स्वर्ण प्रतिमा को ले जाया जाता है। माँ का डोला छंतोली से ढककर मज़े से ले जाते हैं हमारे भक्त और श्रद्धालु लोग। इसमें चौसिंग्या जो मेला होता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चौसिंग्या मेला जो है नंदा देवी का वाहक पशु माना जाता है, वो नंदा देवी का सामान वगैरह ले जाता है। मेला मतलब भेड़ होता है इसमें आकर्षण। अभी हम देखेंगे जो चौसिंगा खाड़ू या मेला होता है वो कैसा होता है, छंतोली क्या होती है, डोला कैसा होता है माँ का, ये सभी बातें हम देख लेंगे। तो नंदा राजा तेतरी यात्रा जो है दोस्तों, ये क्यों आयोजित की जाती है, क्या इसका रीज़न है? ठीक है, देखिए प्राचीन समय से ही नंदा राजात यात्रा बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी दोस्तों। और नंदा राजात यात्रा का अभी हम देखें तो यात्रा का कोई भी इतिहास हमें ज्ञात नहीं होता अच्छे से। हमें पता ही नहीं चलता ये यात्रा कब से शुरू हुई थी, मतलब निश्चित एक इतिहास ज्ञात नहीं होता। लेकिन लोकगीत या लोक परंपराएं, हमारी या पौराणिक गाथाएं जो है दोस्तों, उसमें ये बोला जाता है कि 8वीं सदी से ये यात्रा शुरू हुई थी। 8वीं सदी, ठीक है, 8वीं सदी से कब शुरू हुई? जब हमारा पंवार वंश का संस्थापक आया गढ़वाल में, कनकपाल, ऐसा बोला जाता है। यानी कि स्थानीय प्रचलित जो हमारी जागर गाथा है ना, उसमें ये बोला जाता है कि चांदपुर के राजा भानु प्रताप की 2 बेटियां थी। एक बेटी का विवाह तो उसने कनकपाल से कर दिया, लेकिन दूसरी बेटी का विवाह उसने भगवान शंकर से किया। ठीक है, और भगवान शंकर यानी कि आप चांदपुर गढ़ी से लेकर हमारा कैलाश यात्रा तक जो हमारी टोटल ये राजजात होती है ना, तो यानी कि नंदा देवी का हम बोल सकते हैं मायके से लेकर ससुराल तक जाने की इस यात्रा को आयोजित करवाया जाता है। यानी कि ये बोला गया है इस यात्रा में, या ये दर्शाया गया है कि नंदा देवी जो है हमारी, वो पार्वती का ही अंश है। ठीक है, माँ नंदा राजेश्वरी देवी भी एक ही है। वो गढ़वाल बोले या कुमाऊँ बोले, गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों की आराध्य देवी या इष्ट देवी मानी जाती हैं नंदा देवी। तो उन देवियों को हम मायके से लेकर ससुराल तक छोड़ते हैं। ठीक है, तो यही एक हमारी फिर राजजात प्रचलित हो गई, मायके से ससुराल छोड़ने की यात्रा एक हिसाब से देखा जाए नंदा राजजात यात्रा। तो 8वीं सदी से शुरू इसको माना जाता है। बहुत से इतिहासकार यह भी बोलते हैं पौराणिक, लेकिन साक्ष्य हैं ये, ऐसा नहीं है, केवल लोकगीतों में ये बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों एक और प्राचीन मान्यता है। 7वीं शताब्दी में बोला था कि गढ़वाल का कोई राजा था शालीपाल। तो गढ़वाल के राजा शालीपाल ने गढ़वाल की प्राचीन राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, तो आपको पता है प्रारंभिक या प्राचीन राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। तो चांदपुर गढ़ी चमोली से उसने भगवती नंदा माँ को 12वें वर्ष में मायके से कैलाश होमकुंड भेजने की परंपरा शुरू की थी। और धीरे धीरे ये क्या हो गई, बाद में ये परंपरा प्रचलित हो गई। ठीक है, अब पहले इसको राज यात्रा कहा जाता था,
यानी कि जो राजा था, राजा अब यात्रा भेजा तो उसको राज यात्रा ही बोलेगा ना। और बाद में अपभ्रंश के कारण ये राजजात या राज यात्रा के रूप में फेमस हो गई। ठीक है, राजजात बाद में इसको बोला गया। तो ये कुछ कहानी थी। इसमें कासवा गांव के जो राजकुंवर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नौटी गांव के जो इसमें नौटियाल होते हैं जहाँ से यात्रा शुरू होते हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये यात्रा शुरू होती है दोस्तों, और नंदा देवी को मायके से ससुराल भेजने की यात्रा है। तो अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में की पॉइंट है दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। जैसा कि हमने देखा, कैलाश मानसरोवर यात्रा की लेंथ लगभग लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगर हम तो कैलाश मानसरोवर यात्रा की 1000 नहीं, माफ़ कीजिएगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा की लगभग लगभग जो लेंथ है दोस्तों, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक की, वो हो जाएगी हमारी लगभग लगभग 500 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 500 किलोमीटर, क्योंकि आधा हम यूपी भी तो आ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश क्रॉस कर रहे हैं, और दिल्ली में हम चल के आ रहे हैं बस से, और उत्तराखंड में जब एंटर कर रहे हैं तो कैलाश मानसरोवर यात्रा की लेंथ 209 ही किलोमीटर है। और उसमें भी हमारा देख रहे हैं हम गाड़ी से जा रहे हैं, हम कहाँ तक, तवा घाट तक। ठीक है, तवा घाट तक तो गाड़ी जाती है ना। लेकिन नंदा राजात यात्रा जो दोस्तों जो है वो प्योर यात्रा है, जो कि पैदल यात्रा है, पैदल चली जाती है। नौटी गांव से शुरू होती है, प्रारंभिक बिंदु इसका नौटी गांव है। नौटी गांव कहाँ है भैया, तो चमोली में है। तो चमोली नौटी गांव से शुरू होती है और पैदल यात्रा है 280 किलोमीटर की, इसलिए एशिया की भी इसको सबसे लंबी पैदल यात्रा बोला जाता है। कुछ कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं दोस्तों कि ये पूरे विश्व की, वर्तमान में अगर देखा जाए धार्मिक परिदृश्य से, तो पूरे विश्व की भी सबसे लंबी यात्रा है। इस यात्रा का जो प्रथम पड़ाव पड़ता है दोस्तों, इड़ा बधानी पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बोला ना इसमें कितने पड़ाव हैं। नंदा देवी राजात यात्रा में 19 पड़ाव पड़ते हैं। कितने दिन तक यात्रा होती है, 21 दिन तक। पहला पड़ाव, प्रारंभिक बिंदु अलग चीज़ है, जहाँ से यात्रा शुरू हो रही है वो पहला बिंदु हो गया। आज यात्रा शुरू हो गई, डोला वोला हमने उठा दिया, कहाँ से, नौटी गांव से। आज नौटी गांव से डोला उठा तो नौटी गांव से डोला चलते रहा, और जहाँ पर पहुँचेगा पहले दिन, जितनी भी उनकी यात्रा तय होगी, वो हमारा पहला पड़ाव बनाया गया है ईड़ा बधानी। ठीक है, ईड़ा बधानी जो प्लेस है दोस्तों, ईड़ा बधानी प्लेस को नंदा देवी का ननिहाल भी कहा जाता है। ननिहाल का मतलब मामा का घर। ठीक है, तो नंदा देवी का ननिहाल भी ईड़ा बधानी को कहा जाता है। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि क्यों नौटी से ईड़ा बधानी में नंदा देवी जी का पहला पड़ाव पड़ा था। बोला जाता है कि जब नंदा देवी जी नौटी से निकल के जा रही थी प्राचीन समय में, तो ईड़ा बधानी के रास्ते में दोस्तों एक चरवाहा सोया था। रास्ता होगा, रास्ते में चरवाहा लेटा हुआ था, उसको नींद आई थी, घोर नींद, भैंसों का चरवाहा था वो। ठीक है, अब यहाँ से देवी गुजर थी, देवी ने सोचा यार इतनी अच्छी नींद में सोया, थका है बेचारा, इसको उठाती हूँ तो फिर भी गलत है, इसको पार करके जाती हूँ फिर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे मैं पार कर सकती हूँ। तो देवी यहीं पे बैठ जाती हैं, बोला जाता है। और शाम हो गई, शाम के बाद रात हो गई, अब भी नहीं उठाई हमारा जो चरवाहा यहाँ पे था। तो देवी ने अपनी शक्ति दिखाई यहाँ पे और चरवाहे की नींद खोल दी। तो चरवाहे ने बोला बेटी अब आज तू यहीं रुक जा, रात काफ़ी हो गई, कल चले जाना। इसीलिए ईड़ा बधानी जो प्लेस है दोस्तों, इसको नंदा देवी में यात्रा में प्रथम पड़ाव बनाया गया है, और यहाँ पर नंदा देवी का ननिहाल भी इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, ईड़ा बधानी के बाद हम देखिए दोस्तों, अगर देखें तो ईड़ा बधानी के बाद हमारा एक महत्वपूर्ण दोस्तों प्लेस आ जाता है नंद केसरी। ठीक है, नंद केसरी। नंद केसरी में दोस्तों बहुत सी जगह की जो हमारी छंतोली आती है ना, वो मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही देखिए यात्रा शुरू होती है नौटी गांव से दोस्तों, नौटी के साथ साथ ना यात्राओं के जो हमारे छत्र हैं, छत्र क्या होता है अभी देखेंगे आप। तो नौटी गांव से तो शुरू होते हैं, मेन जो पॉइंट है नौटी ही है, लेकिन नौटी के साथ साथ कुछ और यहाँ पे हमारे प्लेस है, जैसे कुरुड़ है। कुरुड़ से भी एक नंदा देवी की छंतोली आती है। इसके साथ साथ हमारी दसम द्वार से भी एक नंदा देवी की छंतोली आती है, दसम द्वार। ठीक है, और ये सभी छंतोलियाँ कहाँ पे मिलती हैं दोस्तों, नंद केसरी नामक प्लेस में मिलते हैं, कर्णप्रयाग के निकट है नंद केसरी। ठीक है, तो कुमाऊं से भी कुछ छंतोलियाँ आती है इस यात्रा की। मतलब जितने भी लोकल प्लेसेस से या गाँव से छंतोली या आस्था के प्रतीक के रूप में माँ की जो डोली वगैरह लोग ला रहे होते हैं, मेन डोला तो एक ही होता है जो नौटी गाँव से शुरू हो चुका है, लेकिन लोग अपनी आस्था से छंतोली वगैरह लाते हैं और मिलते हैं एक प्लेस पे। और ये प्लेस है जहाँ पे सभी कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के जितने भी हमारे बोल सकते हैं छंतोलियों का मिलन होता है, या हम बोल सकते हैं लोगों का मिलन केंद्र बिंदु है, तो वो नंद केसरी प्लेस है दोस्तों। ठीक है, फिर नंद केसरी से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। नंद केसरी से पहुंच जाती है यात्रा रूपकुंड, रहस्यमयी जो झील है, ताल है। ठीक है, रूपकुंड के बाद यात्रा पहुंच जाती है दोस्तों शिला समुद्र नामक ग्लेशियर पर, और शिला समुद्र नामक ग्लेशियर के बाद आता है जुंगराली दर्रा। जुंगराली दर्रा बहुत कठिन प्लेस माना जाता है इस यात्रा का। ठीक है, पहले वहाँ पे चलने के लिए रास्ता वस्ता नहीं था, लोगों की जान भी चली जाती थी जुंगराली दर्रा पार करते हुए, बहुत ही संकरा और विकट रास्ता था। लेकिन बाद में आज वहाँ पे एक पतले से रास्ते का निर्माण करवा दिया है हमारी यहाँ पे बोल सकते हैं सरकार ने। ठीक है, तो व्यवस्था हो गई है वहाँ पे, अब आराम से जा सकते हैं लोग जुंगराली दर्रे में। ये और इसके बाद लास्ट पॉइंट जहाँ पे माँ नंदा देवी का डोला विसर्जित हो जाता है, चौसिंगिया जो मेरू है या खाडू है उसको छोड़ दिया जाता है, वो प्लेस है होमकुंड। ठीक है, ये हेमकुंड नहीं है, ध्यान रखें, ये होमकुंड है।
होमकुंड अलग है, हेमकुंड अलग है, ठीक है, चमोली में ही है दोनों, ध्यान रखेंगे। तो ये यात्रा का पूरा पड़ाव है दोस्तों नंदा देवी यात्रा का, ठीक है। तो अब नंदा देवी यात्रा देखिए 280 किलोमीटर की है, इसलिए इसको हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। नंदा देवी यात्रा जो है दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है, ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है यात्रा। पहली जो नंदा देवी यात्रा के प्राचीन प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं वो 1843 की यात्रा के प्रमाण होते हैं प्राप्त, ठीक है। इनके 1843 में यात्रा हुई, फिर उसके बाद बहुत से वर्ष दिए हैं, 1863 है, 1886 है, 1905। 20वीं सदी की पहली नंदा देवी यात्रा कब हुई, ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो 20वीं सदी की पहली नंदा देवी राजजात यात्रा 1905 में हुई थी, ठीक है। और अंतिम बार नंदा देवी यात्रा कब हुई थी, तो अंतिम बार नंदा देवी यात्रा आयोजित कब हुई दोस्तों, 2014 में। वैसे 2013 में प्रस्तावित थी ये यात्रा, ठीक है, लेकिन आपको पता है 2013 में क्या हुआ, हमारा एक बहुत बड़ी यहाँ पे ट्रेजेडी हुई उत्तराखंड के इतिहास में, जिसको हम जानते हैं केदारनाथ आपदा के नाम से। तो केदारनाथ आपदा की वजह से पहली बार यात्रा डिले हो गई, ठीक है, तो डिले हो गई तो 2014 में हुई। अब यात्रा कब होगी, 12 साल बाद, यानी कि 12 साल आप लगा सकते हैं सीधे, 2026 में ये यात्रा होगी दोस्तों, ठीक है। अब यात्रा का प्रमुख आकर्षण क्या होता है, तो प्रमुख आकर्षण इस यात्रा का होता है दोस्तों चौसिंगा खाड़ू, मेड़ा, छतौली या डोला, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी ये नंदा राजजात यात्रा शुरू होने वाली थी जिस वर्ष दोस्तों, उसी वर्ष चमोली के किसी क्षेत्र में दोस्तों 4 सींगों वाला एक क्या हो जाता है, मेड़ा पैदा हो जाता है, 4 सींगों वाला, ठीक है। 4 सींगों वाला मेड़ा समझ रहे हैं ना, 4 सींगों वाली एक भेड़ पैदा हो जाती है दोस्तों, ठीक है। 4 सींग होते हैं उसके, वैसे तो अमूमन 2 ही होते हैं, लेकिन एक दैवीय बोल सकते हैं चमत्कार है या वरदान है माँ का कि किसी न किसी परिवार में एक 4 सींग वाला खाड़ू पक्का जन्म लेगा जब ये नंदा देवी राजजात जिस वर्ष आयोजित होनी होगी। और इस नंदा देवी राजजात यात्रा में माँ के जितने भी श्रृंगार वगैरह होते हैं, चूड़ी, बिंदी, गहने वगैरह और जो भी सामान होता है माँ का, वो इसी चौसिंगा मेढ़ो यानी इसी भेड़ पर रखा जाता है, ठीक है, इसी भेड़ पर रखा जाता है। इसीलिए चौसिंगा मेढ़ो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यात्रा में। अब इस चौसिंगा मेढ़ो को ही क्यों माँ ने चयनित किया होगा अपने सामान के लिए, इसका रीज़न ये है दोस्तों, जो चौसिंगा मेढ़ो या खाड़ू या भेड़ होती है ना, ये कितने भी कठिन रास्तों में होकर गुजर सकता है, कठिन से कठिन रास्तों में चल सकता है, बिल्कुल विकट परिस्थितियों में भी चल सकता है, ऊपर बुग्यालों में भी, मतलब कठिन रास्तों में भी आराम से पार कर सकता है, इसीलिए इसको माँ का वाहन बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं छंतोली क्या होती है, तो छंतोली दोस्तों एक छतरी जैसी होती है, ये होती है छंतोली, ये आप देख लीजिएगा छंतोली, ये जैसे अम्ब्रेला होती है ना, अम्ब्रेला अम्ब्रेला ही होती है बिल्कुल हमारी छंतोली। माँ के डोले को इससे ढका जाता है, कवर किया जाता है, ठीक है। तो छंतोली बहुत ज़्यादा लोग लाते हैं। और इस छंतोली को किस से बनाया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो नंदा देवी राजजात में प्रयुक्त होने वाली छंतोली किससे निर्मित होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिंगाल से, रिंगाल से बनाया जाता है इसको। रिंगाल बहुत फेमस है ना उत्तराखंड में, रिंगाल से बहुत कुटीर चीज़ें बनाई जाती है, लाइक टोकरियाँ बनती हैं, साजो सजावट का सामान बनता है, ठीक है। ऐसे छंतोली जो है वो रिंगाल से ही बनती है। तो ये रिंगाल अभी हम चित्र में भी दिखाऊंगा मैं आपको दोस्तों, ठीक है। तो आपको नंदा देवी राजजात यात्रा से जो की पॉइंट है वो जितने मैंने यहाँ पे दिए हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो याद रखने हैं। नंदा देवी राजजात की कुल लेंथ कितनी, 280 किलोमीटर है। एशिया और भारत की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। हिमालय का महाकुंभ इसको कहा जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजन होता है। पहली बार 1843 में होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वो तो बहुत पुरानी थी, लेकिन तो कोई ऐसे प्राचीन हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब सबूत नहीं मिलेगा तो हम कैसे माने कब होती थी, पौराणिक गाथाओं के हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन जो पहला साक्ष्य मिलता है वो 1843 में मिलता है, यानी कि 1843। कौन होगा राजा, सुदर्शन शाह होगा ना, गढ़वाल का राजा उस समय सुदर्शन शाह होगा। लेकिन हम तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में होंगे, चमोली तो हम तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में होंगे उस समय, ठीक है। लेकिन हमारे जो सुदर्शन शाह है वो टिहरी में था, लेकिन उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया होगा क्योंकि माँ नंदा पे तो सभी की आस्था है। पूरे उत्तराखंड की हमारी कुल देवी है या इष्ट देवी है, वो राजेश्वरी देवी भी उनको कहा जाता है। प्रमुख आकर्षण क्या है, चौसिंगा खाड़ो, मेड़ा, छंतोली और डोला होता है इसमें। अब बात करें प्रारंभिक बिंदु है इसका नौटी गांव चमोली, पहला पड़ाव इड़ाबधानी गांव, ठीक है। और इसके बाद अंतिम पड़ाव होमकुंड जहाँ पे माँ का डोला विसर्जित कर दिया जाता है। और अंतिम पड़ाव होमकुंड से पहले एक दर्रा आता है, जुंगराली दर्रा। क्वेश्चन बन सकता है इनमें से किस धार्मिक यात्रा में जुंगराली दर्रे का प्रयोग होता है। ऑप्शन आ जाएंगे, मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, नंदा देवी यात्रा। तो आपको पता होना चाहिए भैया जुंगराली जो दर्रा है चमोली में है वो, और नंदा राजजात यात्रा में प्रयोग होता है, ठीक है। अब नंदा राजजात देवी को देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा है तो इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया। किताबों में 2014 दिया है दोस्तों, इसको आप करेक्ट कर लें। किताब में 2014 दिया है नंदा देवी पे डाक टिकट, लेकिन सही है 2013। वर्ष 2013 में डाक टिकट जारी हुआ दोस्तों, लेकिन वर्ष 2013 में हमारी नंदा देवी यात्रा हो ही नहीं पाई क्योंकि पूरा डैमेज हो गया था आधा गढ़वाल हमारा केदारनाथ ट्रेजेडी के बाद। रास्ते टूट गए थे, चमोली में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा दोस्तों, उत्तरकाशी में भी भूस्खलन हुआ उस समय।
तो इस वजह से यात्रा एक साल डिले हो गई थी। लेकिन डाक टिकट तो जारी हो गया था, लॉन्च कर दिया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन था? विजय बहुगुणा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। 2013 सही है इसका। और अंतिम बार आयोजित हुई 2014 में दोस्तों। इसके बाद देखिए 2005 में जो हमारी गणतंत्र दिवस की झांकी हुई थी, झांकियाँ निकलती रहती ना, उत्तराखंड को भी चांस मिलता है, अलग अलग झांकियाँ हमारी आती है। तो 2005 की जो झांकी थी हमारी प्रेजेंटेशन में हमने क्या दिखाया दोस्तों, इसी नंदा देवी राजजात को हमने प्रेजेंट किया था वहाँ पर सबके सामने। तो इसलिए महत्वपूर्ण जाते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं किस वर्ष गणतंत्र दिवस की झांकी में हमारी नंदा राजजात यात्रा को एक मुख्य विषय या थीम बनाया गया था? तो 2005 की गणतंत्र दिवस झांकी में दोस्तों। ठीक है, अब नंदा देवी राजजात यात्रा देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे कि आपको बता चुका हूँ, ये एक ऐसी यात्रा है दोस्तों जिसमें हमारी नंदा देवी यात्रा में क्या होता है, हमारी नंदा देवी मायके से ससुराल जाती हैं। तो मायके से ससुराल जब जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर मायके से ससुराल जाते समय महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारी नौटी गांव से स्वर्ण प्रतिमा युक्त छंतोली निकलती है, नौटी गांव से निकलती होगी ना, जैसे ही नौटी गांव से हमारा डोला निकलता है दोस्तों, तो डोला निकलने के साथ जितने भी गांव की महिलाएं वगैरह होती हैं दोस्तों, वो भावुक हो जाती हैं। और भावुक होने के बाद वो एक गाना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो गाना इस प्रकार से है देखिए। तो गाना में ये बोला जाता है कि जाबे तू कैलाश तुए दिलू में मुंगरी। ठीक है, यहाँ पे गढ़वाली शब्द हैं। ठीक है, थोड़ा इस गाने को हम देखेंगे। जाबे तू कैलास तेत द्युलोमी मुंगेरी काखरी जख मारी नीलिंग दीकन केरली तुबे कैलास जाबे तू कैलास। तो यानी कि यहाँ पे ये बोला जाता है महिलाओं के द्वारा रोते हुए बिलखते हुए, जैसे हमारे अमूमन घर में शादी होती है बिटिया की और हम सब लोग विदाई के समय बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो वही लम्हा यहाँ पे होता है महिलाओं का। इसमें ये लाइनों के माध्यम से ये बोल रही है महिलाएं कि बेटी तू कैलाश जा रही है, मैं तुझे कलेवा और फल दूंगी। जिस कैलाश में कुछ होता ही नहीं है, जिस कैलाश में निर्जन कैलाश जहाँ पे मधुमक्खी तक नहीं मंडराती है, तो उस निर्जन और एकांत कैलाश में कैसे रहेगी? तो ऐसा इन पंक्तियों में बोला गया है। ठीक है, यानी कि बेटी तू कैलाश जा रही है, मैं कलेवा और फल तुझे दे रही हूँ। जिस कैलाश में मधुमक्खी या एक भी हमारा पक्षी वगैरह देखने को नहीं मिलता, तो ऐसे कैलाश में, निर्जन कैलाश में कैसे अपना जीवन तू व्यतीत करेगी? तो बहुत इमोशनल यहाँ पे हो जाते हैं सभी लोग दोस्तों। अगर नंदा राजजात यात्रा में अगर आप खुद पार्टिसिपेट करेंगे तो आप इसको फील कर पाएंगे कि कितनी आस्था लोगों की इसमें होती है और कितनी अच्छी यहाँ पे एक बोल सकते हैं धार्मिक यात्रा है उत्तराखंड में, हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा कल्चर जो है दोस्तों, इसको हमने जानना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, तो ये नंदा देवी राजजात एशिया की सबसे लंबी यात्रा, उत्तराखंड की सबसे लंबी यात्रा दोस्तों। हमने पूरे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लिए। अब देखेंगे इसके साथ साथ अगले जो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे यात्राएं हैं, जिसमें पहला नाम आता है हिल यात्रा। मैंने आपको बताया ना, उत्तराखंड में जो देविक यात्रा होती है, देव यात्रा होती है, उनको यात्रा भी कहा जाता है, यात्रा। ठीक है, तो हिल यात्रा मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है दोस्तों। ये कृषकों का त्यौहार है, चरवाहे और कृषक जो होते हैं ना, वो लोग ये उत्सव मनाते हैं। ठीक है, बोला जाता है जो हिल यात्रा है किसकी देन है। क्वेश्चन अगर बनेगा कि जो हिल यात्रा उत्सव होता है पिथौरागढ़ में किसकी देन है, तो ये नेपाल की देन है भैया, नेपाल से आया हुआ त्यौहार या लोक यात्रा या यात्रा है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हिल यात्रा में क्या होता है, धान रोपाई और वर्षा ऋतु में जो कृषि संबंधी गतिविधियां होती है ना, इनको सक्रिय करने के लिए, इनको दिखाने के लिए, और देवताओं को एक हिसाब से देवताओं को इसमें माध्यम बनाया जाता है और ये हिल यात्रा की जाती है। हिल यात्रा देखिए पिथौरागढ़ के ही ज़्यादातर क्षेत्रों में होती है दोस्तों। ठीक है, इसमें एक फेमस कैरेक्टर भी आता है, लखिया भूत होता है इसमें। ठीक है, तो हिल यात्रा की वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, आप जाकर देखें, जरूर देखें हिल यात्रा कैसी होती है। इसके बाद देखिए पवाली कांठा केदार यात्रा, तो ये भी एक धार्मिक यात्रा है दोस्तों, देव यात्रा है पवाली कांठा केदार यात्रा। ठीक है, तो केदारनाथ धाम के लिए निकलती है ये यात्रा दोस्तों, और 29 किलोमीटर की टोटल ये यात्रा है दोस्तों। ठीक है, पैदल यात्रा है ये भी पूरी, और यहाँ पर भी माँ की डोली वगैरह निकाली जाती है, देवी देवताओं की डोली वगैरह होती है। और जो हमारा पवाली कांठा से होते हुए यात्रा केदारनाथ तक पहुँचते हैं। टिहरी से शुरू होती है, और टिहरी से शुरू होते हुए माट्या बुग्याल हो गया, पवाली कांठा हो गया, उसके बाद तिरजुकी नारायण मंदिर भी आता है इस यात्रा के बीच में, तिरजुकी नारायण मंदिर जहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसलिए फेमस है ये पवाली कांठा यात्रा। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा एक और अन्य महत्वपूर्ण यात्रा है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा कहाँ पे होती है, तो ये भी टिहरी जनपद से शुरू होती है दोस्तों। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को पाँचवां धाम यात्रा भी कहा जाता है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो खतलिंग रुद्रा देवी महायात्रा या यात्रा जो है, इसको पाँचवां धाम भी कहा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता है खतलिंग ग्लेशियर तक ये यात्रा जाती है टिहरी के गुत्तू से, और खतलिंग ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण ग्लेशियर है दोस्तों। ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर तक ये जाती है, यहीं से भिलंगना नदी निकलती है ना खतलिंग ग्लेशियर से, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे आप।
तो यात्रा इसमें भी वही सेम चीज़ें होती है दोस्तों। सितंबर माह के आसपास ये यात्रा आयोजित होती है और बहुत जगह से होती है। गुत्तू हो गया, फिर गंगी गांव हो गया, नौमुट्ठी गांव हो गया, भूमक उडियार भी यहीं आता है। भूमक उडियार इसी बीच पड़ता है, भूमक उडियार। ठीक है। तो फिर हमारे पहुंच जाते हैं खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर में भृगु गंगा भी तो निकलती है ना यहाँ पे। अगला देखिए छिपला केदार यात्रा। तो पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होती है दोस्तों छिपला केदार यात्रा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट यात्रा है, इसको याद कर लीजिएगा आप, छिपला केदार यात्रा। सहस्त्रताल महासरताल यात्रा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो सहस्त्रताल महासरताल यात्रा दोस्तों ये भी टिहरी उत्तरकाशी जनपदों में आयोजित होती है यात्रा। ठीक है, बूढ़ा केदार से महासरताल, फिर उसके बाद गुत्तू से होकर ये सहस्त्रताल तक जाती है। ठीक है, इसमें भी वही माँ की देवी जो डोली होती है और निशान होता है। ठीक है, निशान एक झंडा नुमा हमारे ध्वज होता है दोस्तों ना, निशान। ठीक है, ऐसा होगा, ये बहुत जगह पे स्वास्तिक होगा या ओम बना होगा इसमें। तो ऐसे झंडे को या ध्वज को हमारे उत्तराखंड में दोस्तों धार्मिक ध्वज हुआ है, इसको निशान कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, निशान। तो हर यात्रा में देखने को मिलेगा हमें। इसके बाद देखिए एक यात्रा हो रहा है वारुणी पंचकोशी यात्रा। ठीक है, तो वारुणी पंचकोशी यात्रा उत्तरकाशी में आयोजित होती है। वरुणावत पर्वत है ना उत्तरकाशी में, तो वारुणी पंचकोशी यात्रा भी यहीं पे होती है। इसके साथ साथ हमारे द्योरा यात्रा भी होते हैं। द्योरा, द्योरा यात्रा पिथौरागढ़ जनपद में मनाई जाती है। पिथौरागढ़ के जनपद के कुछ भागों में आते हैं देव यात्रा, इसी को देव यात्रा को द्योरा कहा जाता है, द्योरा। ठीक है, तो ये हमारी उत्तराखंड की समस्त जितनी भी देव यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में एक हम बोल सकते हैं एक सामाजिक यात्रा का भी या जागरूकता यात्रा का भी आयोजन करवाया जाता है, जो कि बहुत लंबी है। ये भी पूरी तरह पैदल यात्रा है, लेकिन ये धार्मिक यात्रा नहीं है दोस्तों, या देव यात्रा नहीं है, ये केवल सामाजिक यात्रा है। ठीक है, इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम में और महत्वपूर्ण भी है। ये भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई यात्रा है, हालांकि हमारी धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई यात्रा ये नहीं है। जैसे अभी तक हमने देखा कैलाश मानसरोवर यात्रा, नंदा राजात यात्रा, हमारी खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, पवाली कांठा यात्रा। ठीक है, लेकिन जो हमारी ये अस्कोट आराकोट अभियान है दोस्तों, ये ओनली एक सामाजिक जागरूकता हेतु, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके अपने पहाड़ों के बारे में। ठीक है, पहाड़ों की दुर्गमता से हमने भागना नहीं है, पहाड़ों की दुर्गमता से हमने प्रेम करना है, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, पहाड़ के लोगों में जागरूकता के लिए। ठीक है, मतलब पहाड़ के जीवन के संवर्धन के लिए हम देख सकते हैं, या पहाड़ के जीवन को देखने के लिए और करीब से ये यात्रा आयोजित करवाई जाती है। सामाजिक यात्रा है अस्कोट आराकोट अभियान, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अस्कोट आराकोट अभियान को कौन लॉन्च करता है, कौन इस यात्रा को कंडक्ट करवाता है? जैसे अभी तक हमने देखा ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा को कौन करवाता था, कुमाऊं मंडल विकास निगम। ऐसे ही अस्कोट और आराकोट जो अभियान है दोस्तों, इसको हमारी एक संस्था आयोजित करवाती है, पहाड़ नामक संस्था, पहाड़। ठीक है, पहाड़ संस्था कहाँ पे, नैनीताल में। पहाड़ संस्था के फाउंडर कौन है, शेखर पाठक है, पद्मश्री है शेखर पाठक जी को। तो शेखर पाठक जी ने पहाड़ संस्था स्थापित की दोस्तों। इस पहाड़ संस्था का पूरा नाम है दोस्तों पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। ठीक है, तो यानी कि नाम से पता चल रहा है जो हमारा लोगों का संगठन है, हिमालय के एरिया का रिसर्च करना है। और इसी पहाड़ संस्था के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में अस्कोट आराकोट अभियान आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, तो कितने वर्षों के अंतराल में होता है, 10 वर्षों के। पहली जो अस्कोट आराकोट अभियान शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1974 में, 1974 में। ठीक है, और इस यात्रा की टोटल लेंथ कितनी है, लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा होती है दोस्तों। कितने जनपदों से होकर गुजरती है, 7 जनपदों से होकर ये यात्रा गुजरती है। 7 जनपद कौन कौन से भैया देख लेते हैं। पिथौरागढ़ जनपद, पिथौरागढ़ के बाद यात्रा पहुंचती है बागेश्वर, बागेश्वर के बाद ये लोग पहुंचते हैं चमोली, चमोली के बाद लोग पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद लोग पहुंचेंगे टिहरी गढ़वाल, टिहरी के बाद देहरादून के भी 1-2 गाँव हैं इसमें, और देहरादून के बाद फाइनली पहुँचते हैं हम लोग उत्तरकाशी, यानी कि उत्तरकाशी में ही ये आराकोट गाँव है, और पिथौरागढ़ में ही ये हमारा कौन सा गाँव है, अस्कोट है। अस्कोट में एक पांगू गांव है, वहाँ से शुरू होता है। तो अस्कोट आराकोट अभियान इसलिए इसको बोला गया। अस्कोट का नाम, हालांकि अस्कोट से यात्रा शुरू नहीं होती, अस्कोट से बहुत आगे एक गांव है धारचूला में, पांगू गांव, वहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। लेकिन अस्कोट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि है पिथौरागढ़ जनपद में, और एक अपना देखा जाए तो राजनीतिक महत्व भी है अस्कोट का, और एक बोला जाए तो यहाँ पे राजशाही वाला क्षेत्र भी रहा, और यहाँ पे पाल वंश का भी एक, यहाँ पे बोल सकते हैं कत्यूरों की पाल शाखा जो बनी बाद में, वो यहीं पे थे अस्कोट में, इसलिए अस्कोट आराकोट इसको नाम दिया गया है। तो अस्कोट कहाँ पे है, पिथौरागढ़ जनपद में। आराकोट कहाँ पे, हमारा उत्तरकाशी में। कितने जनपदों से होकर ये यात्रा गुजर रही है, 7 जनपदों से। यात्रा का उद्देश्य क्या भैया, तो उद्देश्य यही है, हिमालयी जो हमारे गाँव हैं, क्षेत्र हैं, या उत्तराखंड के जो भी पर्वतीय जिले हैं, सीमांत जिले हैं, उन जिलों में जागरूकता का
प्रचार प्रसार किया जाए, खासकर जैसे वृक्षारोपण के लिए लोगों को आगे बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ लोगों को महत्वता बताई जाए, जो हमारा पर्यावरण है इसकी क्या महत्व है, कैसे हम इसको संरक्षित करेंगे, अपनी कला एवं संस्कृति को हमने कैसे बचाना है, हमारे अपनी भाषा को कैसे बचाना है। मतलब कुल मिलाकर जितने भी सांस्कृतिक पहलू होते हैं उनकी रक्षा के लिए, उसके जागरूकता के लिए ये स्कोट आराकोट अभियान किया जाता है दोस्तों। शुरुआत हुई थी 1974 में, पहली यात्रा 1974 में हुई थी। इसके बाद लगातार 10-10 वर्षों के अंतराल में ये यात्रा हुई। दूसरी यात्रा 1984 में, इसके बाद 1994 में, इसके बाद 2004 में, और फाइनली जो अंतिम यात्रा हुई थी वो हुई थी 25 मई 2014 से लेकर 8 जुलाई 2014 तक। अंतिम यात्रा 25 मई 2014 से 8 जुलाई 2014 तक। ठीक है, तो अस्कोट आराकोट अभियान आप समझ गए होंगे। इसके जो प्रमुख हम बोल सकते हैं अस्कोट आराकोट अभियान को शुरू करने का श्रेय, वैसे तो बहुत से बुद्धिजीवी इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन मेनली जो नाम आता है वो हमारा कौन सा था, मुख्य था शेखर पाठक जी का नाम। शेखर पाठक जी बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उत्तराखंड राज्य के, साथ ही इनकी साहित्यिक कुछ रचनाएं भी हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की महान विभूतियों में देखेंगे हम। और पहाड़ नामक संस्था के फाउंडर भी यही हैं। पहाड़ फिर से बता देता हूँ, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च दोस्तों। ठीक है, तो 7 जनपदों में यात्रा गुजरती है। और देखा जाए तो क्वेश्चन अगर ये बनेगा दोस्तों, देखिए कंफ्यूज भी कर सकते हैं, कभी भी एग्जामिनर आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। वो सिंपली एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी सामाजिक यात्रा कौन सी है। उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी सामाजिक यात्रा कौन सी है। भैया आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, सामाजिक धार्मिक में आप यहाँ पे अंतर करना भूल गए, सीधे से आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया नंदा देवी राज जात। आपका एक क्वेश्चन गलत, 1 नंबर यहाँ पे माइनस। तो ये समझना है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा आता है या सबसे लंबी देव यात्रा आता है तो हमारा आंसर होगा नंदा राज जात यात्रा। वहीं क्वेश्चन ही बनेगा उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी सामाजिक यात्रा। ठीक है, या बोल सकते हैं कि जागरूकता वाली यात्रा कौन सी है, जागरूकता हेतु जो यात्रा की जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिर अस्कोट आराकोट अभियान। ठीक है, ये केवल एक सामाजिक यात्रा है दोस्तों, लोगों को यहाँ पर जागरूक करने के लिए इस यात्रा का आयोजन करवाया जाता है 12 वर्ष में। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा लगभग प्रत्येक वर्ष होती है, और नंदा राजात यात्रा दोस्तों हमारी होती है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में। देखिए अगली जो हमारे अस्कोट आराकोट अभियान कब होगा, तो अब 2024 में होगा। ठीक है, तो 10 साल बाद होता है ना, तो 2014 में हुआ लास्ट टाइम, तो 2024 में ये अभियान होगा। ठीक है, आप भी इस अभियान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप अस्कोट अभियान आराकोट अभियान में जुड़ना चाहते हैं तो जब ये यात्रा होगी उससे पहले आप इसमें जुड़ सकते हैं, और इसमें कोई क्राइटेरिया और कंडीशंस वगैरह भी नहीं होती। ठीक है, यद्यपि आपको अपना यहाँ पे खाना वगैरह सब लोग वही मैनेज करते हैं, रहने का वही मैनेज होता है, केवल आप लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ता है, कुछ अपनी जो पर्सनल यूजेस की चीज़ें हैं वो लेकर चलना पड़ता है। बाकी इस यात्रा को आप भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी छंतोली और चौसिंग्या मेड़ू नंदा राजात यात्रा में, हमने अभी बोला ना चौसिंग्या मेड़ू क्या होता है, तो मेड़ू यही होता है भेड़, लेकिन इसके 4 सींग होते हैं दोस्तों। कितने, वैसे अमूमन भेड़ में नेचुरली कितने होते हैं, 2 ही तो सींग होते हैं ना, 2 हॉर्न्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 हॉर्न्स होते हैं इसके। हमारे जो चौस अभी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी महत्वपूर्ण है। 4 सींग वाला मेढ़ा होना भैया अपने आप में एक प्राकृतिक देखा जाए तो एक चमत्कार है। ठीक है, और ये होती है छंतोली, जैसे कि ये व्यक्ति ने यहाँ पे रखा है कंधे पर, देखिए रिंगाल की बनी हुई है छतरी नुमा। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं। ये है माँ नंदा का डोला, ऐसे आता है नंदा देवी का डोला, इसमें बैठी हुई है माता जी हमारी। ठीक है, और डोले में बैठी है, और ससुराल से कहाँ जा रहे हैं, मायके से कहाँ जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं। मायका कहाँ है भैया, नौटी गांव में। ससुराल कहाँ है उनका, तो ससुराल होमकुंड में है। ठीक है, होमकुंड, दोनों प्लेसेस चमोली जनपद में ही है। बाकी बीच में बहुत से पड़ाव आते हैं, हम पढ़ चुके हैं। 21 दिन की यात्रा, 19 पड़ाव इस यात्रा में आते हैं। ठीक है, ये है छंतोली, देखिए एक बहुत ही प्यारी छंतोली बनी हुई है, छतरी जैसी बनी हुई है ना, रिंगाल की बनी होती है दोस्तों, लोग सजाते हैं इनको फूल उल से। ठीक है, छंतोली मतलब माँ को यहाँ पे छत्र के ऊपर छंतोली लगा के चलते हैं। बहुत से डोले वगैरह छोटे छोटे पीछे पे हैं, और छंतोली ये मेन डोला है। ठीक है, नौटी गांव वाला, और छंतोली से इस डोले को यहाँ पे दोस्तों ऐसे ऊपर से ढका जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, राजा महाराजाओं के लिए एक छंतोली वाला पहले से होता था, राजा जहाँ जाएगा राजा के पीछे पीछे जाता था वो। वैसे हमारी भी राजकुमारी या राजपुत्री माना जाता है, पौराणिक गाथाओं में हमने पढ़ा, भानु प्रताप की पुत्री भी इन्हें कहा जाता है, शालीपाल की भी हमें वंशज ही मानी जाती है। तो इस वजह से दोस्तों इनको ये सम्मान भी दिया जाता है। तो नंदा देवी राजात की ये विशेषता है दोस्तों। ठीक है, तो आज के कला एवं संस्कृति में हमने देखा दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख जो धार्मिक देव यात्राएं थी। आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली होंगी आज। देखिए कला संस्कृति वाला एक भी टॉपिक आपने मिस नहीं करना है दोस्तों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वहाँ पर फिर से चर्चा करेंगे उत्तराखंड की और अन्य कला संस्कृति से जुड़े तथ्यों की। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।